नमस्कार दोस्तों जनरली एक समय था जब भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आया करते थे, अपना पैसा लाया करते थे, तो भारत का स्टॉक मार्केट आगे जाता था। लेकिन जैसे ही वो विड्रॉ करते थे, हमारा स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आता था। लेकिन देखिए, पिछले कुछ वर्षों से इसमें काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। और एक अच्छी बात यह है, आप देख सकते हो जो खबर आई है कि पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार भारत के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डोमेस्टिक मतलब हमारे लोगों का पैसा लगाते हैं, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हो खबर, इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जस्ट बीट एफआईआईज इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि हुआ क्या है, यहां पर कितना अमाउंट यहां पर बताया जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टडी आईक्यू पर आप हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 50% के डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी ले पाएंगे। यहां पर मेंटरशिप आपको दिया जाएगा रैंकर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट अंडर कस्टडी। अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना, जनरली आप सुनते होंगे एयूएम के बारे में, एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। तो यहां पर हम एसेट अंडर कस्टडी की बात कर रहे हैं, मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बताया जा रहा है भारत के कैपिटल मार्केट के इतिहास में। और ये कोई स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट नहीं है, बस ये दिखाता है एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के इकोनॉमी में, कि कैसे यहां पर जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, वो किस तरह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है। मतलब अब हम सिर्फ फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। क्या है ना, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले अगर आप देखोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1991 के पहले, तो भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो रिलेटिवली काफी छोटा हुआ करता था। फॉरेन इन्वेस्टर्स उस समय प्रोहिबिटेड थे, उनको अलाउड ही नहीं था। जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर भारत के जो बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, इन्हीं के ऊपर डिपेंड किया करते थे और फॉरेन पार्टिसिपेशन काफी कम था। लेकिन 1991 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन लाया गया, जिसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ किया गया कि आप भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया। भारत के जो कंपनीज हैं अब वो क्या कर सकती थी, और अच्छे तरीके से पैसा रेस कर सकती थी। जैसे मान लो रिलायंस या कोई भी कंपनी आप ले लो, अगर वो अपना शेयर्स बेचना चाहती है, पैसा लेना चाहती है, कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, तो पहले मुश्किल हो जाता था ना कि इन्वेस्ट कौन करेगा, क्योंकि कैपिटल ही नहीं था उतना। अब यहां पर फॉरेन पार्टिसिपेशन होने की वजह से वो आसानी से कर पाने लग गए। फिर इसके अलावा जो ग्लोबल फंड्स हैं वो भी भारत के इक्विटीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो पिछले 3 दशक से अगर हम देखें, जब से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता खोला गया था, जो एफआईआईज हैं वो डोमिनेंट फोर्स बन गए थे भारत के स्टॉक मार्केट में। और जब भी वो खरीदते थे, स्टॉक लेते थे भारत में, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था। जैसे ही वो अपना बेचना स्टार्ट कर देते थे, हमारा स्टॉक मार्केट भी नीचे जाता था। आप देख लो ना, चाहे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2013 का टेपर टैंट्रम, 2020 में कोविड के समय आपको याद होगा कितने धड़ाम से नीचे गया था, 2022 में भी यूएस फेडरल रिजर्व ने कुछ रेट हाइक्स किए थे, तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसका मतलब भारत का जो मार्केट है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब क्वेश्चन ये कि म्यूचुअल फंड, देखो मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जहां पर अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा आता है और वो उसको मैनेज किया जाता है म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा। और ये जो फंड मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, इस पैसे को शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड, ईटीएफ, अलग अलग जगह लगाते हैं। सपोज 20 लाख इन्वेस्टर्स 5-5 हजार रुपए लेकर भी आ रहे हैं, तो टोटल फंड कितना कलेक्ट हो गया, 1,000 करोड़ रुपए कलेक्ट हो गया। और इसी फंड को यहां पर मैनेज किया जाता है। तो हम इसी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। एफआईआईज अब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली जो बाहर से निवेशक आते हैं, जैसे यहां पर पेंशन फंड्स हो गए, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, हेज फंड। अब आप कहोगे क्या एग्जांपल है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो है आपका ब्लैक रॉक। ये आप समझो दुनिया की कोई कंपनी ले लो, मतलब कितने भी बड़े बड़े से, मतलब एप्पल से लेकर टेस्ला, कोई आप कंपनी लोगे ना, उसमें आपको साफ देखने को मिलेगा एक मेजर इन्वेस्टर होता है ब्लैक रॉक। इसी तरह से बहुत सारे हैं इस प्रकार के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और एफआईआईज की वजह से डॉलर्स आता है भारत के अंदर, भारत का जो मार्केट है उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना कि हम बात कर रहे हैं ना कि भारत का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उन्होंने बीट किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को एसेट अंडर कस्टडी के टर्म्स में। अब ध्यान से समझिएगा,
एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अभी म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा दे रहे हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग अलग होते हैं ना, आप इन्वेस्ट करते होगे, तो वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। तो वो जो मैनेज किया जाता है ना, जो मैनेजर होता है, प्रोफेशनल होता है, डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, तो वो आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट की, उसके मैनेजमेंट में कितना एसेट है, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, जो भी होगा, राइट, इस तरह से। लेकिन एसेट अंडर कस्टडी का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो इन्होंने खरीदा है, ये जो एसेट मतलब जो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, ये जो भी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदे हैं, वो जाकर कहीं स्टोर करते हैं ना, मतलब आपका सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रखा हुआ है सेफ, अच्छे से, तो वो जहां पर होता है उसको हम एसेट अंडर कस्टडी कहते हैं। मतलब यहां पर आपका कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे मान लो आप डायरेक्टली भी कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हो, तो आपने जो शेयर्स खरीदा तो वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है ना, कहीं रखा हुआ है सेफली, तो उसी को एसेट अंडर कस्टडी कहा जाता है। तो हम ये म्यूचुअल फंड्स के केस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज हैं सेफली जहाँ पर रखी हुई हैं, उस टर्म में वहाँ पर, क्योंकि सबका अल्टीमेटली समझिए, जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड आपने खरीदा, अब एसबीआई जो मैनेजर है वो मतलब जो प्रोफेशनल है वहाँ पर, जो आपका शेयर्स वगैरह मैनेज कर रहा है, वो जब खरीदता है, मान लो रिलायंस खरीद लिया, टाटा खरीद लिया, तो उसके शेयर्स खरीद के कहीं ना कहीं रखा हुआ है, मान लो एचडीएफसी वालों को दे दिया कि वहाँ पर सेफली है, तो उसी को हम एसेट अंडर कस्टडी कहते हैं। अब हुआ क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि टोटल म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर कस्टडी बिकेम लार्जर देन द टोटल होल्डिंग्स ऑफ एफआईआईज। अब आप देखिए, म्यूचुअल फंड एसेट अंडर कस्टडी पहुंच गया 76 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये मैं जून 2026 का आंकड़ा देता हूं। मतलब यहां पर जो एफआईआईज के पास उनके पास एसेट था, जो एफआईआईज ने खरीदा था, उससे ज्यादा इस समय म्यूचुअल फंड एसेट अंडर कस्टडी हो गया है। और इसके पीछे का एक मेन कारण समझिएगा, हम इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर डेट फंड, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इस तरह के जो 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 कंपनीज अपना बॉन्ड्स जारी करती हैं, तो जो डेट फंड होता है उसके टर्म में अभी भी इक्विटी में अगर आप देखोगे ना, तो एफआईआईज ज्यादा है, उसको भी बीट कर देंगे बहुत जल्द, लेकिन ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। एक तो हमारे देश में जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसका एक्सप्लोजन, मतलब बिगेस्ट रिवोल्यूशन हुआ है जब से एसआईपी आने लगा है भारत के अंदर, लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। अब लोग वेट नहीं करते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए जमा होगा या फिर 10 लाख रुपए जमा होगा तब मैं सारा पैसा एक साथ डालूंगा, नहीं, यहाँ पर हर महीने 500, 1000 रुपए, 5000, 10,000, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी जिसकी क्षमता है, वो उस हिसाब से कर देता है। तो इसकी वजह से लगातार डोमेस्टिक कैपिटल आता रहता है, अनलाइक एफआईआईज, क्योंकि ज्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ पैसा लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर दूसरा है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स का मतलब है कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास जो गोल्ड, रियल इस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब पड़ा हुआ है, उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है, इससे अच्छा है कि हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स में इसको पैसा लगा दें, म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, स्टॉक्स में डाल दें। तो इसी को कहते हैं कि आपके पास जो चीजें पड़ी हुई हैं उससे शिफ्ट कर रहे हो आप, तो इसको फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स कहा जाता है। फिर मैसिव ग्रोथ हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में। अभी देखा होगा आपने, आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बॉल्स, बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो ये जितने भी हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन सब में निवेश करते हैं, तो इसमें भी बहुत तेजी से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा रैपिड ग्रोथ ऑफ ईटीएफ। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पर क्या है ना कि जो लोग कम कॉस्ट में, ट्रांसपेरेंसी से, मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि कम कॉस्ट में यहाँ पर अच्छा ट्रेडिंग भी हो जाए, प्रॉफिटेबल भी उनको ज़्यादा हो, तो उस केस में यहाँ पर निफ्टी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ आपने सुना होगा, इस तरह के कई आते हैं जो लोग इसके अंदर भी निवेश करते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो लगातार ईटीएफ का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा क्या हुआ है कि जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हमने बात की ना, यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। जैसे भारत में म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, जैसे एलआईसी वगैरह, तो वो जो पैसा लाती है, इकट्ठा करती है लोगों से, अल्टीमेटली वो भी तो कहीं निवेश करती है, बैंक्स, पेंशन फंड्स, ईपीएफओ,
ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब ज़्यादा क्या होने लग गया है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं पिछले कुछ वर्षों से, जिसकी वजह से इसमें तेजी आई है, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते रहते हैं। फिर डिजिटल इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन भी आया है, यूपीआई, ई-केवाईसी, ऑनलाइन ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट ऐप, मतलब आज आपको निवेश करना है, आज ही आप कर सकते हो। पहले तो पता नहीं कितने हफ्ते महीने लग जाते थे एक एक अकाउंट खुलवाने में, डीमैट अकाउंट ये सब, लेकिन अब तो चुटकियों में हो जाता है। तो ये आसानी होने की वजह से हो गया। फिर बेटर फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई है, एड्स वगैरह आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, तो लोग भी इससे लगातार अट्रैक्ट होते रहते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्यों है? क्योंकि ये माइलस्टोन दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी में बहुत डीपर चेंजेस हो रहे हैं। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंड होती थी, लेकिन अब आज के डेट में एक बड़ा हिस्सा जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उससे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी चल रही है। इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर बहुत डिपेंड नहीं होना पड़ता, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी यहाँ पर लगातार होता रहता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी भी एफआईआईज इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें काफ़ी हेविली इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट सेंटीमेंट को अभी भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं, तो दोनों चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अब हम उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है कि अगर वो अपना पैसा निकाल लिए तो हम डूब जाएंगे, अब वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपको समझना है कि डोमेस्टिक सेविंग्स का मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जो कैपिटल एलोकेशन है वो अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट और ज़्यादा डीप होते जा रही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, कोई भी आपको लेना हो, कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर भी दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।